यस प्लीज। तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी बच्चे? क्या हाल है सबके? बढ़िया है। पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई बच्चा बोलता नहीं है कि सर अच्छी नहीं चल रही, फिर भी रिजल्ट 21% रहता है। ऑल राइट, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास को। तो बेटा हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है, और ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो चल रहा है वो यूनिट नंबर 2 पर पहुंच चुका है, जिसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है, यूनिट नंबर 2 की, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। सभी बच्चे थे क्लास में? यूनिट 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ाया, एक बार उसको बैकअप दे दूं, ठीक है, एक तरीके से रिवीजन करवा दूं, एंड देन हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो? वेरी नाइस। यूनिट नंबर 2, कंडीशंस एंड वारंटी। क्या नाम था यूनिट का? कंडीशंस एंड वारंटी। ऑल वेल। तो कंडीशंस एंड वारंटी में मैंने शुरुआत कुछ इस तरीके से करी। पहली बात तो बता दिया भाई, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, ठीक है। अगर चारों यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ये, सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैं नंबर वाइज की बात कर रहा हूं, तो नंबरिंग आप 1 नंबर इसी को दोगे, इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया कि बेटा जब भी एक सेलर और बायर आपस में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं? लड़कियों तो मुंह बंद नहीं करोगे, क्यों मुलाकात कर रहे हैं? सेलर और बायर आपस में क्यों मुलाकात कर रहे हैं? पार्टी वार्टी करेंगे? वो लोग सेक्शन नंबर 4 को फॉलो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, है ना जी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब सेलर और बायर के बीच में होगा, तो वहां पर सेलर सेल कर रहा है, बायर बाय कर रहा है। तो सेलर सेल करते वक्त बायर को अपने उस गुड्स से रिलेटेड, क्योंकि कौन सा एक्ट है? सेल्स ऑफ, तो उस गुड्स से रिलेटेड कई सारी स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? उसको लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्टिपुलेशन। ऑल वेल। जो भी स्टेटमेंट सेलर बायर को देता है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीकों की हो सकती है। सेलर के द्वारा कही गई बात बायर को दो अलग अलग तरीकों से समझनी है। शायद बायर को सेलर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट गुड्स से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा जरूरी लगे लाइफ में, एसेंशियल, या शायद सेलर के द्वारा बताई गई बात बायर को एसेंशियल ना लगे, कोलेट्रल लगे, सेकेंडरी लगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे। लेकिन इसका मतलब ये ना लेस इंपॉर्टेंट है या जीरो इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एसेंशियल लगेगी तो मेरे लाल उसको क्या बोलेंगे? और जब कोलेट्रल लगेगी तो इसको कहेंगे वारंटी। बताओ जी, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। मैंने कहा अच्छा थोड़ा आराम से करवा, कोई दिक्कत तो नहीं, रिलैक्स होके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत तेज नहीं जाएंगे हम। अब कंडीशन और वारंटी के एक एक एग्जाम्पल, आई थिंक दो एग्जाम्पल कंडीशन के, एक वारंटी का, बुक के अंदर नोट्स में दिए हुए, और वैसे तो मैंने बहुत सारे आपको बताए थे। एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। मैं एक बायर हूं और मैं एक कार खरीदने का मूड रखता हूं। आई वॉन्ट टू बाय ए कार। ऑल वेल। तो मान लो मेरे को कोई भी एक कंपनी की कार, कोई अच्छी सी कंपनी बताओ, टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं, अच्छी कंपनी है। तो मुझे टाटा मोटर्स की कोई अच्छी सी कार चाहिए।
तो मैं जाता हूं शोरूम में, मैंने कार, जो एजेंट है, जो बंदा सेल कर रहा है, सेलर, उसको मैंने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं हूं एक मिडिल क्लास आदमी, तो मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, कार तो मुझे चाहिए ही चाहिए भाई, फैमिली है मेरी, लेकिन मैं ऐसी कार चाहता हूं जो एटलीस्ट 20 का माइलेज दे। सेलर बोलता वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब सेलर ने फिर किसी एक कार के बारे में स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना चालू करा, बायर क्या समझेगा ये कितने का माइलेज दे रही है, क्योंकि बायर का यही रिक्वायरमेंट है। बायर ने परचेज कर ली कार, अग्रीमेंट साइन हो गया, डाउन पेमेंट दे दी गई, सारा काम हो चुका है, पूरा का पूरा फाइल वाइल तैयार हो गई, कार की डिलीवरी हो गई। जब वो कार मेरे पास पहुंचती है तो 2 4 5 दिन जब मैंने वो गाड़ी चलाई तो मुझे ऐसा फील होने लगा यार ये पेट्रोल का ज्यादा कंजम्पशन कर रही है मेरे अनुमान के हिसाब से। तो जब मैंने एक बार श्योर शॉट चेक किया तो पता लगा ये तो 12 13 के हिसाब का माइलेज दे रही है, इससे ज्यादा ऊपर का माइलेज ये गाड़ी नहीं दे। आ गया समझ में? तो बताओ मेरे लिए ये जो सेलर ने ब्रीच किया, ये ब्रीच क्या है, कंडीशन की ब्रीच है या वारंटी की? क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, लॉ की लैंग्वेज में एसेंशियल था, यहां तक ओके था। और सेलर ने जो बायर को दिया वो क्या दिया अंग्रेजी में, लॉ की लैंग्वेज में स्टिपुलेशन, स्टेटमेंट। तुम सब यहाँ पढ़ने आते हो, तुम्हें समझ में आता है क्लास पूरा? थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो, कैसे सुस्त सुस्त सा कैसे लोग, कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे से। उनको बोलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ जी, आ रहा है समझ में? ऑल वेल। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वारंटी के एग्जाम्पल की, वारंटी के एग्जाम्पल में मैंने आपसे बताया कि जैसे कि वही कार मैं परचेज करता हूं, कार पूरा 20 का माइलेज दे रही थी। कार कितने का माइलेज दे रही थी? 20 का, प्रॉपर 20 का माइलेज दे रही है। और जब कार ने 20 का माइलेज दिया तो 6 महीने 5 महीने तक वो गाड़ी चली और मेरी गाड़ी का हॉर्न जो है वो खराब हो गया। क्या खराब हो गया जी? हॉर्न खराब हो गया। तो अब मैं क्या करूं? तो मेरी गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया तो गाड़ी वापस कर दूं, ले जा इसको, कैसी गाड़ी दे दी तूने मुझे? तो वो फिर गाड़ी की जगह गाली देगा, पगले निकल यहां से। हॉर्न खराब हुआ तो मैं या तो नया हॉर्न लगवाऊंगा या पुराने को रिपेयर करवाऊंगा, जो भी उनकी टर्म्स कंडीशन थी सेल करते वक्त। ऑल वेल, दिस इज कॉल्ड वारंटी। आ गया था समझ में? चलो अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं हम लोग। तो मैंने आपको सबसे पहला पड़ाव बताया कंडीशन एंड वारंटी में। कंडीशन हमारी एसेंशियल होती है, वारंटी हमारी क्या होती है? कोलेट्रल होती है। मैंने स्टिपुलेशन वर्ड के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कंडीशन के बारे में एंड वारंटी के बारे में। ये इंट्रोडक्शन देने के बाद कंडीशन में हमने बात कर ली, कंडीशन एसेंशियल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने वारंटी के अंदर बात कर ली, वारंटी जो है वो कोलेट्रल होती है। यहां तक ठीक है? कंडीशन एंड वारंटी के अंदर एक डिफरेंस मैंने आप सभी को समझाया। वो डिफरेंस क्या था? तो बेटा मेरा, मैंने आपको कहा था कि क्या सेलर जो स्टिपुलेशन बायर को देता है उसको आप कंडीशन बोलते हो, और सेलर अपने वादे से मुकरता है, ब्रीच करता है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है। तो बायर पे कितने अधिकार? राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, है ना जी? एक ही वर्ड है। रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर डैमेज। यहां तक कोई समस्या है? ठीक है जी। हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया, अपना डैमेज ले लिया। क्या जरूरी है एक बायर जिसके साथ सेलर ने ब्रीच किया वो बायर अपने चारों अधिकारों का इस्तेमाल करे? क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहीं पर टॉपिक आया सेक्शन 13। वो ये कहता है कब कंडीशन वारंटी ट्रीट हो जाएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बड़े चांस है आने के। तो व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेक्शन 13। तो यहां पर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करवाया था, याद करो। एक तो वॉलेंट्री, अपनी इच्छा के अनुसार बायर जो है वो अपने कंडीशन के राइट को वारंटी का राइट बना देता है। और एक कंपलसरी सिचुएशन है जहां पर कंडीशन की जगह कौन सा राइट होगा, वारंटी का राइट। तो वॉलेंट्री है पॉइंट नंबर ए और बी, याद करो। जब बायर ने वेव कर दी अपनी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब बायर ने अपनी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दी, वेव कर दी, और बायर ने इलेक्ट किया टू ट्रीट कंडीशन एज व्हाट, वारंटी। बोलो यहां तक ओके है। और वहीं कंपलसरी वेवर की अगर मैं बात करता हूं, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट सेवर नहीं हो सकता, सेवर मतलब अलग नहीं हो सकता, और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। याद है आपको सी और डी पॉइंट, किसी को याद है? एक्सक्यूज मतलब रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की वजह से सेलर अपनी जो है सिचुएशन को, सेलर अपनी स्टिपुलेशन को जो है वो पूरी नहीं कर पाया, किसकी वजह से? ऑल वेल, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी कि भाई कंडीशंस हमारी कितने तरीकों की होती है। तो मैंने आपको बताया सर कंडीशन दो तरीकों की है, एक को आप बोलोगे इंप्लाइड कंडीशन और एक को बोलोगे आप एक्सप्रेस कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन हम लोगों को नहीं पढ़ना, हम लोगों को कौन सा कंडीशन पढ़ना है, इंप्लाइड कंडीशन पढ़ना है। हमें एक्सप्रेस कंडीशन नहीं पढ़ना, क्योंकि एक्सप्रेस कंडीशन मल्टीपल टाइप्स के अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं। बोलो ओके था यहां पर, ठीक है। हमें करना है इंप्लाइड कंडीशन। अब सर ये इंप्लाइड कंडीशन क्या होता है? सर इंप्लाइड कंडीशन वो वाली कंडीशन होती है जिसको लॉ ने आपके ऊपर इंपोज्ड कर रखा है, सेलर पे और बायर दोनों पर। सेलर भी उस काम को फुलफिल करेगा और बायर भी उस काम को फुलफिल करेगा, दोनों पे इंपोज्ड बाय लॉ है। हरे कृष्णा, बाद में करता हूं भाई। दोनों पे इंपोज्ड बाय लॉ है। ऑल वेल, तो इंप्लाइड कंडीशन मेरी चार तरीकों की होती है, नहीं सॉरी सात तरीकों की होती है, जहां पर बायर ऑलवेज कुछ बातें एज्यूम करेगा, बायर सेलर से पूछेगा नहीं, और एजम्पशन करने के बाद अगर सेलर ने कुछ ब्रीच की, उन टॉपिक्स को ब्रीच किया, तो फिर बायर क्या कर लेगा, बायर सेलर के खिलाफ एक्शन लेगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सात पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला, याद है मैंने आपको ये पॉइंट्स रिपीट करवाए थे, एक था कंडीशन एज टू टाइटल। एक बार इन सबके बारे में एक्सप्रेसली थोड़ा सा बता दूं। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब होता है कि बायर बाय करते वक्त ऑलवेज एज्यूम करेगा दैट सेलर क्या है, गुड्स का। वाइल बाइंग, बायर ऑलवेज एज्यूम सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। पहली बात ओके। दूसरी बात, अगर किसी सेलर ने बायर को कोई सैंपल दिया है, क्या दिया है, तो ऑलवेज बायर यही एज्यूम करेगा दैट मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट इसी सैंपल के अकॉर्डिंगली हो। आपको मैंने बताया था कि जब आप डेमो क्लास लेते हो तो आप क्या एज्यूम करते हो कि भाई पूरा बैच ही है, तो डेमो तो ताबड़तोड़ करवा दिया। बस एक सेकेंड हो।
ऑल वेल है जी, कोई दिक्कत? तीसरा है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब अब जैसे मैं आपको बोलूं ये कार खरीदो, ये इसमें फीचर्स हैं, ये फायदे पहुंचाती है, वाईफाई है आपका, ये कार में आप बैक करोगे तो आपको कैमरा नजर आएगा ताकि किसी को ठोक ना दो, आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपको बढ़िया वाला म्यूजिक सिस्टम है, वगैरह 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 वगैरह, रूफ है ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको जो है शरारत करनी हो तो रूफ में भी जा सकते हो टाइप, मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, ठीक है। ऑल वेल, तो ये सारी चीजें करने के बाद मैंने आपको ये सारी डिस्क्रिप्शंस दी अबाउट द गुड्स। आप क्या एज्यूम करोगे, है ना जी? और नहीं हुआ तो रूफ खोला, रूफ खुला ही नहीं क्योंकि था ही नहीं, है ना जी? म्यूजिक सिस्टम था ही नहीं, रेडियो बज रहा था बस, गाड़ी बैक करी, कैमरे के वजह से ठोक दी, कैमरा ही नहीं चला, वाईफाई नहीं चला, ये ले जैसे अभी नहीं चल रहा, समस्या हो गई सर, है ना जी? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेलर तुझे छोड़ूंगा नहीं, 4 अधिकार है मेरे पास, ठीक है, 3 हो गए। चौथा वाला तो कर्म कांडी है, बहुत खतरनाक सेलर है, साला सैंपल भी गलत दे रहा है, डिस्क्रिप्शन भी गलत बता रहा है। सैंपल भी गलत, मिठाई की दुकान है अग्रवाल स्वीट्स और हल्दीराम का सैंपल खिला रहा है और कह रहा है मॉरिशियस से मंगाइए मिठाई। जानते भी हो मॉरिशियस के बारे में? सेलर कह रहा है बेटा आपसे नहीं पूछ रहा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। सेलर बायर से कह रहा है, बायर को घमंड आ गया, अच्छा अरे भाई क्या बात है, पैक कर दे 10 किलो। तो बगल वाली गली में जो पतली सी गली नहीं है, आधी नाली वाली गली, वहां पर वो बनता है मिठाई अग्रवाल स्वीट का। गलत हो गया ना सीन? पांचवी बात, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। और फिर मर्चेंटेबिलिटी और होलसमनेस, ये सब डिटेल में आगे जाएगा। पहले मैं आपको पढ़ा चुका था कंडीशन एज टू व्हाट, टाइटल। तो कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब सर ऑलवेज 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 बायर एज्यूम करेगा दैट कि सेलर क्या है, गुड्स का ओनर है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। डिस्क्रिप्शन का मतलब, डिस्क्रिप्शन मींस डिटेल्स, तो यहां से मेरे को पढ़ाना है, यहां तक पढ़ा दिया था तो यहां से पढ़ाना है। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन नंबर 15, ऑल वेल। सेक्शन 14 था कंडीशन एज टू टाइटल का, और सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल करस्पॉन्डेड विद द डिस्क्रिप्शन। आप मामा अर्थ का शैम्पू लेकर आते हो और वो क्लेम कर रहे हैं अनियन वाला शैम्पू, बहुत लोग, है ना जी, लेकिन वो अनियन वाला था ही नहीं। या आपको कोई लेंस कार्ट वाला चश्मा बेच रहा है, उसमें कुछ क्लेम कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि सर इसको 360 में ही मोड़ दो, टूटेगा नहीं। आपने परचेज कर लिया, आप मम्मी को दिखा, देखो मम्मी जादू, धूम टूट गया। है ना जी, मम्मी का भी जादू आएगा बाद में। तो इफ यू एग्री टू बाय द पीस, द सेलर कैन नॉट मेक यू टेक बीन्स इन अ स्ट्रीट। बहुत अच्छा था, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपने मटर खरीदने की बात करी है तो आपको बीन्स नहीं मिलेंगे, बीन्स नहीं देगा सेलर कि देखो मटर जैसा ही है, देखो हरा भी है, थोड़ा थोड़ा तोड़ना, देखो बिल्कुल गोल गोल, देखा। अगला, दिस इज नॉट दैट, ऑल वेल। तो भाई अगर यहां पर पीस बेचने की बात कर रहा हूं तो फिर मैं आपको बीन्स नहीं दूंगा, ठीक है जी। और लॉ पढ़ाने की बात कर रहा हूं तो आपको मैं यहां बैठ के कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। वो गुड्स जो बायर की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली नहीं है वो पे नहीं करेगा, और पे कर चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा डैमेज के साथ, प्राइस के साथ, गुड्स वापस मुंह पे फेंक के मारेगा। पेपर में मत लिख के आना ऐसे।
डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो डिस्क्रिप्शन इज द की टू आइडेंटिफाइंग द गुड्स, यस और नो? ये डिस्क्रिप्शन की वजह से ही तो सारे प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल है, एक एरियल है, एक टाइड है, चौक गए क्या, और एक फेना है, फेना ही लेना, एक 555 साबुन है, एक रिन है, एक व्हील है नींबुओं की शक्ति के साथ। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं तो सर्फ ही ना। तो फिर आपने सर्फ एक्सेल की बात करी, उसने व्हील आपको पकड़ा दिया, बोला कि देखो सर्फ तो है ना, कपड़े तो धुलेंगे ना, क्या ये डन है क्या? अरे सर, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसी के अकॉर्डिंगली दो ना मेरे को गुड्स, क्यों परेशान करते हो? तो द डिस्क्रिप्शन इज द की टू आइडेंटिफाइंग द गुड्स। इफ द गुड्स डोंट मैच द डिस्क्रिप्शन, इट इज ब्रीच ऑफ व्हाट कंडीशन? तो determine this first, whether the description was essential for identifying the goods where the buyer had agreed to purchase. If that is required and the goods tender do not correspondence with the description, tender मतलब जो goods दिया है वो जो है मैच नहीं करा, correspondent means match with the description, it would be a breach of and entitling the buyer to reject the goods. All well, the buyer can reject the goods if they do not match the description, even if they didn't inspect them beforehand. बेशक बायर ने उसको डिलीवरी लेते वक्त चेक ना किया हो, बायर एज्यूम करता है ना, वो हर चीज क्या आप चेक कर पाओगे? आप फोन लेने जाते हो, उसने आपको 40 फीचर्स बताए, क्या सब कुछ चेक कर लोगे? कई बार ऐसा होता है, जैसे हम जैसे लोग, मेरे जैसा बंदा, मैं फोन आज तक लेने गया, मैंने कभी वहां पर ऐसा नहीं किया फोन दिखाओ सेल्फी, अरे यार बुरा लग रहा हूं, दूसरा दे। उसने जो जो बोला मैंने बात मानी, पैक किया, आ गया। तो मेरा पर्पस क्या है? जो मेरा पर्पस है तूने वो डिटेल दी है, और उस डिटेल के अकॉर्डिंगली मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होता तो निकल यहां से। ऑल वेल, देखो यहां पर एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल। A sells 12 bags of waste silk. If the goods are not actually waste silk, then B can reject them. Copper fastened ship. A ship sold as copper fastened is only partly copper fastened. मैंने कॉपर बोला और वो पार्टली कॉपर है, तो मैंने क्या बोला था? मैंने फुल्ली बोला था ना, तो आप पार्टली काहे दे रहे हो भाई? आया जी समझ में? ऑल वेल। The act, however, does not define description. अब ये डिस्क्रिप्शन होता क्या है? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन मोटा मोटा आप सभी बच्चों को मैंने आपको एक्सप्रेशन दे दिया है कि डिस्क्रिप्शन मींस डिटेल्स अबाउट द गुड्स, गुड्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। और आप सभी लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि आप सभी ने कहीं ना कहीं पर बाइंग करी है, आप सभी ने कुछ ना कुछ खरीदा है। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो, आपको वो कहता है कि भाई ये कपड़ा प्योर कॉटन है, और आपने परचेज कर लिया, और वो प्योर कॉटन नहीं था, कॉटन ब्लेंड था। ब्लेंड मीन्स मिक्स ऑफ द कॉटन, उसके साथ में कुछ और भी मिक्स था, पॉलिएस्टर या कुछ भी। तो फिर यहां पर फिर आपको दिक्कत है, यार आपने प्योर कॉटन की पेमेंट करी, ब्लेंड आपको दे दिया उन्होंने। सेलर इज क्लेमिंग दैट कि भाई मेरा गुड्स ऐसा है तो आपको वैसा ही मिलना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है? तो अब एक्ट ने तो डिफाइन नहीं किया, तो फिर हम क्या करें? तो वेयर द क्लास और काइंड टू विच द गुड्स बिलोंग हैज बीन स्पेसिफाइड, एग्जांपल इजिप्टियन कॉटन या जावा शुगर एक्सेट्रा, डिफाइनिंग द कैटेगरी ऑफ गुड्स मींस वाइल सेलिंग मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं दैट मैं आपको ये वाला प्रोडक्ट दूंगा, ये वाला शुगर दूंगा, बासमती चावल दूंगा, डबल चाबी ट्रिपल चाबी चावलों में होती है। डबल चाबी हाँ फेमस है काफी, डबल चाबी बासमती चावल। डबल चाबी बोल के मैंने तुम्हें ताला पकड़ा दिया, गलत हो गया ना भाई। बी पॉइंट, वेयर द गुड्स हैव बीन डिस्क्राइब बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कुछ गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिफाइन करी और आपको उस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं मिला। आपने एक बेल्ट खरीदा, आपको कहता है 100% लेदर है, मगरमच्छ का जो है वो इसमें
वो है मगरमच्छ का, क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ गए ना तुमने खरीद लिया। तो वहां जब खरीदा, किसी से लड़ाई होगी, तुमने भी बेल्ट खोल ली, फिर तुम्हारी पैंट गिर गई, तुमने पैंट उठा ली, एक हाथ से पैंट और एक मारी बेल्ट खींच के, तो बेल्ट खुद ही टूट गई। बहुत पिट गया है, बताओ। लेदर की बेल्ट थी ना, नहीं टूटनी चाहिए थी। अच्छा मजाक कर रहा हूँ अल्टीमेट बात यह है कि लेदर का बेल्ट है और उसमें मिक्स था पूरा। ठीक है, क्या होता है लेदर के अलावा? मैं भूल गया, वो जूते बेच, लेदर नहीं होता, मतलब कुछ लेदर जैसा दिखता है। रेक्सिन, रेक्सिन, रेक्सिन। तो रेक्सिन की बेल्ट थी जो चमकती है, वो टूट जाती है बहुत, उसको मोड़ोगे देखना उसमें निशान पड़ जाएगा, लेदर में कभी निशान नहीं पड़ेगा। लेदर मुड़ेगा तो निशान नहीं पड़ेगा। तो बेवकूफ बना दिया तुम्हारा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द डिस्क्रिप्शन, तो कहता है क्लास और काइंड, द डिस्क्रिप्शन माइट स्पेसिफाई द क्लास और काइंड ऑफ द गुड्स, जैसे मैंने ये बताया, या अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक, गुड्स की कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि साइज, जैसे मैं आपको लार्ज बोल के ऑनलाइन में बहुत होता है, आपने एक्सेल, हाँ एक्सेल साइज का मान लो कोई पैंट मंगा लिया, कार्गो पैंट मंगाया एक्सेल साइज, तो वो आपको डबल एक्सेल भेज देंगे, कभी कभी हो सकता है लार्ज भी भेज दे, तुक्का मार के, है ना। जब आपको एक्सेल चाहिए तो एक्सेल भेजो ना भाई। ओरिजिन और पैकेजिंग ऑफ द गुड्स, बोलो ओके। तो ये पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन समझाया। अब देखो बच्चा क्या गलती करता है, खासकर सीए फाउंडेशन। पिछले कई सारे अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन बार बार आता है, क्वेश्चन आता है डिफाइन इंप्लाइड कंडीशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इंप्लाइड कंडीशन के 7 पॉइंट है, अभी पढ़ाए सारे नहीं है लेकिन सातों के नाम बता चुका हूं। कंडीशन एज टू टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी फिटनेस ऑफ द गुड्स, होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स और मर्चेंटेबिलिटी, 7 के 7 पॉइंट। यहां तक ठीक था। आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, आप सभी बच्चे वो 7 पॉइंट तो लिख कर आते हो, बिल्कुल सर ने क्लास में रटवा दिया, यस मैडम कितने बजे क्लास, अच्छा एग्जाम था, बैठ जाओ कोई बात। तो आप स्टूडेंट्स क्या गलती करते हो, आप लोग 7 पॉइंट तो लिख कर आ जाते हो, उसके अंदर दो दो एक एक लाइन लिखी, एक तरीके से एहसान किया सामने वाले के ऊपर, और एग्जाम पेपर जब लिख कर आए बाहर आके ही बिल्कुल मौज इंजॉय करे, अरे भाई मजा आ गया, 7 नंबर का उधेड़ के आया हूं, उधेड़ के। ठीक है, टीचर को बताया, टीचर ने पूछा बेटा कैसा गया, सर मजा आ गया सर, डायरेक्ट वही क्वेश्चन था, आपने ऐसे ऐसे रटवाया हुआ था क्लास में। टीचर भी खुश, चल भाई सही है, कुछ बना बच्चे का। रिजल्ट आया 37 नंबर। बच्चे को पता ही नहीं सर वो हुआ मेरे साथ में, बताओ अहमद नाम है ना मेरा, इस वजह से हुआ है। देखा सर, अब पगले इधर आ तू पहले। जब आपको लिखने की बात, जब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है और आपको एक्सप्रेशन देने की बारी आ रही है, तो आप सिर्फ गुड्स डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख के आ गए, इट मींस डिटेल्स अबाउट द गुड्स देखा आता है, अगला बढ़ गया। अबे भाई सुनो मेरी बात, यहाँ पूरा का पूरा ये जो डिटेल है, इस पूरी डिटेल को आपको लिख कर आना है। अब इतना बड़ा कैसे लिखोगे, तो इसमें से चुन लो, अच्छी अच्छी लाइनें चुनो एंड देन उसको लिख कर आओ। इंस्टीट्यूट बेवकूफ नहीं है, 7 नंबर का क्वेश्चन आपको इतना इजी वाला दे रहा है, जिसमें उसको पक्का पता है सबको सातों के साथ नाम ही आते हैं, फिर भी वो बार बार दे रहा है ये क्वेश्चन। क्यों दे रहा है, उसको पता है अंदर ये लोग क्या खिचड़ी पकाकर आते हैं बच्चे। तो मेरे भाई मार्क्स ऐसे नहीं मिलते, मार्क्स तब मिलते हैं जब आप अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द ICAI, उसी के अकॉर्डिंगली आप लिख कर आते हो। आ रहा है कुछ समझ?
तो मैं धीरे धीरे आपको वो भी बीच बीच में बताता रहता हूं ताकि आप लोग थोड़े से सतर्क हो जाओ। चलो जी, डिस्क्रिप्शन दूसरा इसके अंदर हो गया। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन 3 नंबर पे था, बट कोई बात नहीं। अब सेक्शन नंबर 17 की बात करते हैं। सेक्शन 17 कहता है, सेक्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन का कौन सा था, 15, और 14 है मेरा टाइटल का। ठीक है, बहुत ज्यादा याद ना भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट अगर हो रहे हैं याद तो दिमाग को भूलने मत देना। सेक्शन है सेल बाय सैंपल। सैंपल मींस बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बेचते वक्त एज ए सेलर एक सैंपल देता हूं। जैसे आप कभी कोई वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो तो मैंने जनरली देखा आउट ऑफ 10 9 नंबर ऑफ बायर्स एग्जामिन करते हैं जाके। तो फिर क्या करते हैं, जैसे किसी भी शॉप पर आप जाते हो, किसी भी शोरूम में जाते हो, जैसे मेरे को विजय सेल्स जाना बहुत पसंद है, मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही है, तो मैं वहीं पहुंच जाता हूँ कुछ भी लेना होता है। तो मैं अगर वहां जाता हूँ तो फिर जैसे मुझे वॉशिंग मशीन लेना है, मेरी वाइफ के साथ मैं गया तो मैंने कहा भाई बताओ क्या क्या डिटेल है, तो मुझे बताने लग गया। मैं कहा इसको बताओ, फिर वो ऐसे देखने लगा हंस के, कह रहा हमें भी पता है आप भी धोते हो, ठीक है। आप भी सुन लो, आपका भी मौका पड़ सकता है। तो वो एक्सप्रेस करेगा प्रॉपरली, सैंपल दिखाएगा, सर देखो ये ऑल वेल। तो हम क्या समझेंगे, सैंपल के अकॉर्डिंग है। आप कोई फोन लेने जाते हो वो आपको सैंपल दिखाता है, लैपटॉप लेने जाओगे सैंपल दिखाएगा, कुछ खाने पीने जाओगे तो सैंपल दिखाएगा। तो आप यही एज्यूम करोगे दैट गुड्स आर करस्पॉन्डेंट विद द सैंपल, और नहीं होता चार अधिकार। ऑल वेल, एक एक करके पढ़ते हैं। सेल बाय सैंपल। In a contract of sale by sample, there is an implied condition that the bulk shall correspondent with the sample in quality. B. The buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with the, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ाया हुआ है, जो दूसरे बैच के सितंबर वाले बच्चे हैं, कुछ याद है आपको, यूनिट 4 में डिलीवरी ऑफ द गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी गुड्स की डिलीवरी होती है तो वहां पर, या यूनिट 1 में मैंने बताया हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी, कि गुड्स की डिलीवरी करते वक्त बायर को इंस्पेक्शन करने का अधिकार दिया जाता है। बोलो आया ना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सबसे लास्ट टॉपिक्स के अंदर मैंने बताया यूनिट 1 में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये बात हम लोग पढ़कर आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 यहां पर कह रहा है, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल ऑफ 2 पार्सल्स ऑफ व्हीट, the seller allowed the buyer an inspection of the smaller parcel but not of the larger parcel. कह रहा है छोटा वाला चेक कर ले, बड़ा वाला मत करिए। In this case, it was held that the buyer was entitled to refuse to take the parcel of wheat. मना कर देगा भाई लेके जाओ अपना। कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी कुछ खरीदने जाते हैं तो मैं कहता हूं, एक दो बार ऐसा हुआ है, मैं उस शॉप से आ गया, लैपटॉप लेने गया था लाइफ में पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो मैं और मेरे कुछ 2-3 दोस्त, हम लोग दोस्त ही जाते थे सारे, नेहरू प्लेस पहुंचे, लैपटॉप हमने परचेज करने की बात करी, तो हमने कहा भैया इसके बारे में ये बता दो, ये चला के दिखा दो। उसको लग रहा था कि ये ऐसे ही आ गए कॉलेज से, हम कॉलेज से सीधा गए थे, खरीदेंगे वरीदेंगे नहीं, टाइम पास करें। वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा कुछ भी। मैं कहा छोड़ भाई क्या करें यहाँ से। तो काफी सारी बातें हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलमोस्ट बन चुका था, लेकिन जब बन चुका है मैं कह रहा हूँ दिखा दो एक बार, तो दिखाने को राजी नहीं। भैया जाओ, नहीं चाहिए अब, नहीं। मेरा ऐसे ही आ जाते हो, मैंने कहा हाँ ऐसे ही आ जाते हो, ठीक है तो क्या करें अब, नहीं दिखा रहा। सैंपल जब दिखाया तो मेरे को अपॉर्चुनिटी देना सारे गुड्स को देखने का। ऑल वेल, तो द गुड्स शैल बी, सबसे पहली बात, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडिंग देम अनमर्चेंटेबल। मर्चेंटेबल मीन्स fit for the purpose, unmerchantable means not fit for the purpose। जैसे आप लैपटॉप ले रहे हो, उसके कीबोर्ड का Z गायब है, कीबोर्ड होता है ना लैपटॉप का, Z गायब है, उसने का इतना यूज भी कहां होता है, कोई नहीं ले।
तो जेबरा को एवरा लिखूं, है जी? तो ये गड़बड़ हो जाएगी, नहीं लूंगा भाई मैं। विच वुड नॉट बी एपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल, दिस कंडीशन इज बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 किलो मिठाई लेनी है तो 1 किलो चखोगे, सारे लड्डू थोड़ा थोड़ा। वाओ वाओ, शबरी हो क्या? तो भाई ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन करना है ना। आप वॉशिंग मशीन लेने गए तो अपने कपड़े भी ले गए साथ में 8-10 किलो, सर्फ एक्सेल की 4 बूंदे भी ले गए साथ में, उसी में डाल दिए, सर देखो धो लेंगे, साफ होंगे, सूंघेंगे, खुशबू आएगी, तब खरीदेंगे। अरे ऑर्डिनरी, आ गया समझ में सबको? ऑल वेल। इफ द डिफेक्ट आर लेटेंट देन द बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर डिफेक्ट है उसमें तो बायर अवॉइड कर देगा। एंड दिस सिंपली मीन्स दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट, दैट इज हिडन डिफेक्ट। लेटेंट मतलब हिडन डिफेक्ट, कोई भी छुपा हुआ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखते हैं ना हम लोग कभी कभी पुराना माल जो है वो बेच दिया जाता है। कल ही की बात बता देता हूं, मेरे छोटे भाई का मोटरसाइकिल बाइक है ना, उसमें वो गया टायर डलवाने नया, उसका टायर पुराना हो गया, तो वो डलवाने गया नया, तो नया टायर डलवाने गया, वो डलवा के आ भी गया। मैंने टायर देखा, मैंने कहा ये पुराना है। कह रहा भाई पूरा नया है, मैंने कहा पुराना है। तो कह रहा कहीं काम किया है क्या, मैंने कहा वो छोड़, लेकिन पुराना है। ठीक है, एक टायर कंपनी का ऑडिट किया है मैंने, 6 महीने तक गया हूँ वहां, मेरे को बड़ा पता है उसके बारे में। तो मैं कहा चल फिर तेरे को दिखाता हूँ, तो मैं उसके साथ गया, ठीक है, शॉप पे गया, मैं कहा ये टायर एक और दे दो, उसने दे दिया अंदर से निकाल के। अब उसको लेके मैं पुराने वाले टायर जो लगा हुआ, मैंने कहा चल कंपैरिजन मार, उस सेलर को भी लेके गया। मैं कहा भाई क्या है ये, सेलर को समझ में आ गया, पकड़ा गया हूँ। अब सेलर अपने लड़के के पास, बड़ा बेवकूफ है तू, ई का कितना, पंजाबी था, पुराना टायर डाल दिता, ऐसे कुछ कर रहा है भाई, अपने ही लड़के को चिल्लाने लग गया। मैंने कहा ये गेम है साल है, तुम सबकी छोड़ो। तो बंदे ने वो खोला और नया टायर डाला, और पुराना वाला, पुराना होगा वो 200-300 किलोमीटर चला होगा, ज्यादा नहीं चला था, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हो गया होगा किसी से खरीद लिया हो उन्होंने सस्ते में, चिपका दिया, तो फिर चिपका दिया तो वहां पर पता लग गया, तो गलत है ना भाई। ऑल वेल। तो कोई भी हिडन डिफेक्ट होगा ना तो भी आप वापस कर सकते। मैंने पाजी को बोला भी नहीं कुछ, पाजी ने खुद ही, वो समझ गया भाई ये बंदा आया है, ये डायलॉग देगा बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो जी, तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखते, वो बहुत बढ़िया, ई का कितना। एग्जाम्पल नंबर 9, ए कंपनी सोल्ड सर्टेन शूज मेड ऑफ स्पेशल से सोल, सोल नॉट सेल, सोल होता है ना जूतों में, खाए तो बहुत होंगे तुम लोगों ने, पता होगा, फॉर बाय सैंपल फॉर द फ्रेंच आर्मी। The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection. जो जूते हैं वो कौन से वाले हैं, वो नहीं, जो पहले तो फ्रेंच आर्मी बोला है, जो एक्चुअली में दिया है वो क्या है, उसमें पेपर्स है, लेकिन आप नॉर्मली पकड़ नहीं सकते। Held the buyer was entitled to the refund of the price plus damage. पता नहीं, मेरे को याद है, मैंने आपको बताया नहीं बताया, मैं एक बार बताता हूँ। 12th करने के बाद जैसे 12th हुआ, सेम एज इट इज मेरे साथ भी कांड हुआ था, अच्छा वाला, एक बार बताता हूँ। जैसे 12th मेरी क्लियर हुई, तो 12th क्लियर होने के बाद मैं, मेरे दोस्त, अच्छा बताने दो, कुछ बच्चों को कुछ पिछले बैच में बताया हुआ है। तो भाई क्या, वो मैं और मेरे दोस्त जो है वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करेंगे लाइफ में। अच्छा पता चला किसी को कुछ नहीं था,
ठीक है, अब तो आप लोग बहुत एडवांस हो चुके हो, हम लोगों को 2008 की बात बता रहा हूँ। ना तो यूट्यूब, कोई फोन फान कुछ नहीं, किसी प्रकार का किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई वही मान लिया। ठीक है, तो पता ही नहीं क्या करना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई एमबीए करेंगे। ठीक है भाई, कर लो एमबीए। हम स्कूल दोस्त थे स्कूल के, तो हमें जो एक बंदा करता था वो सारे वही करते थे। तो भाई ठीक है, तो एक कोई यूनिवर्सिटी थी, शायद भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आई थिंक, वो आजादपुर के साइड में है। तो उसका फॉर्म लेकर आना था, एडमिशन फॉर्म, नहीं प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस लेकर आना था। 500 रुपए का था, मुझे आज भी याद है। और उस टाइम सब ऑनलाइन नहीं होता था, सब कुछ ऑफलाइन था, एवरीथिंग आपको ऑफलाइन मिलता था। इनफैक्ट डीयू का भी फॉर्म आजकल ऑनलाइन होता है, उस टाइम ऑफलाइन होता था। डीयू का 100 रुपए का मिलता था। तो भाई हम फॉर्म लेने के लिए मैं पापा के पास गया, पापा ने मेरे को पैसे दे दिए, 500 रुपए दे दिए। 100 रुपए पापा ने मुझे अलग से दे दिए किराए के, 100 मैंने इधर उधर करके मैनेज कर लिए। तो कुछ 700 750 रुपए जेब में थे, और मैं और मेरा दोस्त बनिया, ठीक है, वो दोनों, अभी उसी का फोन आया था, मैंने जब उठाया, उस आवाज सुनी, काट दियो, समझ में पड़ा रहा है। तो मैं और मेरा बनिया दोस्त, हम लोग जा रहे। अभी क्या होता है, हमारे घर से पहले नेहरू प्लेस बस में जाना होता है, फिर नेहरू प्लेस से बस मिलती है, नंबर आज भी याद है, 442 नंबर की, 442 आजादपुर जाती है वो नेहरू प्लेस से। तो नेहरू प्लेस पहले हम अपने घर से बस में पहुंचे, उतरे। जैसे ही उतरा, मेरा दोस्त थोड़ा आगे था, मेरे पास एक बंदा आता है, बहुत ही गरीब सा मुंह बना के, थोड़ा ठीक ठाक सही लग रहा था, गरीब सा मुंह बना के कहता है कि भाई मेरी वाइफ की बहुत तबीयत खराब हो गई भैया। और मैं कहा भैया साले बच्चा ही हूं मैं, भैया लग रहा हूँ तुझे मैं। कह रहा कि वो तबीयत खराब हो गई, थोड़ा पैसे की जरूरत है, आप मेरा फोन खरीद लो। फोन था N73, नोकिया का 73। आज का आईफोन 16 मान लो, नोकिया का उस टाइम पे बहुत तगड़ा नाम था। तो N73 फोन, मेरे मन में लड्डू फूट गया। मैंने देखा, मैं कहा यार पैसे तो है नहीं, तो बहुत महंगा फोन है। मैं कहा मेरे पास तो बहुत कम पैसे, मेरे पास तो 500 ही रुपए हैं। देखो मैं भी तेज बन रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास ज्यादा पैसे थे। कह रहा नहीं भैया दे दो, वो जाना है, ये वो कर कुरा के उसने मेरे सारे ले लिए भाई, 7 750 पता नहीं क्या पट्टी बढ़ाई, सारे ले लिए। मैं कहा लाओ फोन। उसने फोन को किसी पॉलिथीन में डाल के देने के लिए बैग में रखा, निकाला, मुझे फोन दे दिया। पहले मैंने फोन देखा था, जेन्युइन था, बिल्कुल बढ़िया फोन। अब मैंने पीछे देखा, मैंने वो बनिया इधर आ, तुम लोग क्या बनियागिरी करते हो, देखो इसे कहते हैं डील। कह रहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब देख भाई, 700 रुपए में N73 मिला, इसको बेचिए ना नेहरू प्लेस, यहीं बेचेंगे तो 5,000 मिल जाएंगे। देखा, बिजनेस रिलेशनशिप इसको कहते। क्या दिखा दिखा दिखा, तो बहुत तेज बोलता है बनिया, उसको आप आधे घंटे बाद समझ पाओगे। तो दिखा 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 दिखा, मैंने भी देख, मैंने उस फोन को खोला, वो फोन में सिर्फ कवर था, वो 20 रुपए का कवर आता था नेहरू प्लेस से, करोल बाग जाओगे तो 15 रुपए का मिल जाएगा। उस कवर के अंदर चिकनी मिट्टी नहीं होती, प्योर चिकनी मिट्टी, एज इट इज उतने ग्राम की, और वो थी। और मेरी शक्ल ऐसी जैसे किसी की मौत पे आए हुए हैं। और मेरा दोस्त पहले तो उसने फूंक मारी सड़क पर, और फिर लेट कर वो हंसा उसके ऊपर, 12 18 मिनट तक हंसा मेरे ऊपर भाई साहब। तो कितना बड़ा फ्रॉड करा बंदे ने मेरे साथ, है ना। तो उसने दिखाया कुछ और सैंपल, और दे कुछ और दिया। बोलो ओके। मैंने उसको कहा किसी को बताइए मत, शाम तक सबको पता था। आज भी मेरे को N73 बोल के चिढ़ाते हैं, कभी कभी उनका मूड खराब होता है तो। चलो अगली बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो 3 पॉइंट हो गए, कंडीशन एस टू टाइटल हो गया, सैंपल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब चौथा पॉइंट है सेल बाय सैंपल एज वेल एज, ये थोड़ा बड़ा वाला है, ये सेलर थोड़ा बड़े किस्म का फ्रॉडिया सेलर है, जो डिस्क्रिप्शन भी गलत दे रहा है और सैंपल भी गलत दे रहा है। मैंने बताया ना, मिठाई, आप मेरे दुकान पर आए मिठाई लेने, तो मैंने खुद हल्दीराम से 1 किलो मंगाई हुई है, टेस्ट करवाने वाली, और बनवाने वाली मेरी दुकान के पीछे खोपचे में बनती है। तो तुम आए खरीदने 10 12 20 किलो मिठाई, मान लो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है,
तो फंक्शन में तो आपको पता है बड़े लेवल पर मिठाइयां जाती है। वो होता है ना क्या, वो शादी में जब हो जाती है तो मेहमान जाते हैं तो उसको देते हैं एक एक डब्बा, क्या बोलते हैं उसको, रोका नहीं, अरे तो मट्ठी, लड्डू, शादी होने के बाद बनियों में तो बहुत होता है, सब जगह होता है। अब मैं भूल गया उसे क्या कहते हैं। तो जो भी है, अब तुम लोग आए बायर, एज बायर मेरे पास आए, तुमने कहा भाई 1000 डब्बे चाहिए। भाई चुप हो जाओ ना, इसलिए तो पूछता नहीं हूं मैं तुम लोगों से। तो तुम आपस में ही लग जाते हो, नहीं वो बर्फी बेकार हो, क्या लड्डू होता है, नहीं बेसन का, मूली का होता है। इधर आ जाओ क्लास में। चलो जी अगली बात कर रहे हैं। तो मैं आपस में ही लगे रहते हैं। तो मैं आपसे क्या डिस्क्राइब कर रहा था कि मेरी मिठाई की शॉप है, आप आए, आपने कहा 1000 लोगों के लिए भाजी, भाजी बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो भाजी चाहिए, तो 1000 लोगों के लिए चाहिए, तो फिर बताओ। मैंने कहा देखो हमारी भाजी का सैंपल, सैंपल उसने टेस्ट किया, बहुत तगड़ा था वो भाजी, मैं खुद हल्दीराम से लाया हूँ, डब्बा चेंज कर दिया बस, बहुत तगड़ा था। अब मैं उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया ये जो भाजी तैयार होती है ये पूरे इंडिया के अंदर जो टॉप 100 हलवाई है ना, उसमें से एक टीम जो है वो मेरे पास है, टॉप 100 है ना जी। वो यादव जी है ना पूरी टीम, वो मुकेश यादव जी बरेली वाले, याद है, अरे वो वही, हाँ वही तो है मेरे यहाँ पर। ठीक है, डन, डिटेल दे दी। अब आप लोग प्राउड फील कर रहे हो भाई, अच्छे लेवल की शादी कर रहे हो तो अच्छे लेवल की भाजी चाहिए आपको। अब जब आप लोगों ने जो जो शादी में आया उसको भाजी दी, सबसे गालियां मिली, कहीं कॉकरोच घूम रहा है, कहीं चींटी जो है खा रही है, आपको देख रही है, थू। तो अपना जो है वो बहुत ही बेकार लेवल की भाजी दी गई, आपकी बेइज्जती हो गई बड़े लेवल पर, क्या करोगे, वही 4 अधिकार। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। कहता है वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, the implied condition is that the bulk of the goods supplied shall correspondent both with the sample and description in case the goods correspondent with the sample। अच्छा मैंने सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों दिया ना, मान ले सैंपल जेन्युइन था, डिस्क्रिप्शन गलत थी, तो भी ब्रीच ऑफ कंडीशन है, चारों राइट है, ऑल वेल है। बट डू नॉट टैली विद डिस्क्रिप्शन और वाइज वर्सा और बोथ, द बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। आ गया समझ। जैसे एग्जांपल है, एक कंपनी सोल्ड सर्टेन शूज मेड ऑफ स्पेशल सोल बाय सैंपल फॉर द फ्रेंच आर्मी, वही वाला। द शूज वर फाउंड टू कंटेन पेपर नॉट डिस्कवरेबल बाय ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन, हेल्ड द बायर वाज एंटाइटल्ड टू रिफंड द प्राइस प्लस डैमेज। ऑल वेल, क्लियर है, बोलो। तो दोनों एग्जांपल्स हमारे हो गए। अगला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, हो सकता है इंडिविजुअली आपके एग्जाम में ये आ जाए। पॉइंट का नाम है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू व्हाट, क्वालिटी और फिटनेस। ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई, जनरल कंसेप्ट की बात करता हूं। जनरली गुड्स की क्वालिटी, जनरली गुड्स की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी बायर की जिम्मेदारी होती है, बायर चेक करेगा। जनरली जो गुड्स की क्वालिटी होती है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, मतलब यहां पर इंप्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर इंप्लाइड होता तो गुड्स की जिम्मेदारी, गुड्स को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती फिर, मतलब सेलर की कुछ भी गड़बड़ होती है। बट जनरली बायर की जिम्मेदारी होती है, बिकॉज एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है केवीए टेम्पटर। मैं आपको इस क्लास के अगली क्लास में आ जाएगा वो टॉपिक, केवीए टेम्पटर पढ़ाऊंगा, पेपर में वो भी बहुत बार पूछा जाता है। केवीए टेम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। क्या मतलब होता है,
लेट द बायर बिवेयर। जैसे किसी के घर के बाहर बड़े बड़े बोर्ड पे अक्षरों में लिखा हुआ बिवेयर ऑफ डॉग, और आप फिर भी आंख बंद करके ब्लाइंडली घुस जाओ, और पिटबुल सामने मुंह खोल के बैठा हुआ है और 3 दिन का भूखा है, प्लस कोई पट्टी वट्टी भी नहीं लगी उसकी कि पैक हो रखा हो कहीं, वो खुला है ओपनली, तो बताओ आपका क्या होने वाला है? तो आखिरी दिन होगा आपके जीवन का वो, समझ गए? और आप कुछ फालतू बोल भी नहीं सकते। अरे जब बाहर लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग, जो चिड़ियाघर में लिखा होता है कि भाई इससे आगे ना जाए, और आप सेल्फी लेने के चक्कर कोबरा के बगल में खड़े हो गए ऐसे कर, और गलती से उसने आपको चूम ही लिया तो खत्म हो गए, तो आप चिड़ियाघर पे केस कर रहे हो। नहीं जी, ये क्या बात है? तू बेटा गया क्यों कोबरा के पास, शांति से बैठा हुआ सेल्फी ले रहा है तू उसके साथ, बता, जीव देख रहा है उसकी, ये कोई बात है? कुछ आ रहा है समझ में? तो लेट द बायर बिवेयर, बायर को खुद ही बिवेयर रहना है वाइल बाइंग द गुड्स। पीछे वालों, मैं ना दोबारा बोल रहा हूं, अब की बार क्लास से सबको एक साथ निकालूंगा, आपसे नहीं बोल रहा हूं, पीछे वालों जो बोल रहा है वो समझ गए। मैं बोल रहा हूं मेरी क्लास है, सुनोगे सिर्फ, आपस में बात नहीं करोगे। 2-3 बार हो चुका है, अब की बार सबको एक साथ बोलूंगा बाहर जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वो पता नहीं फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हें, कोई नहीं यार, यूट्यूब से पढ़ लेंगे ये वाला टॉपिक, है ना? आ जाओ, मेरे को ऐसी बात करनी पड़ती है, मेरी क्लास है ना, मेरे को मेरा टॉपिक है, समझाना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो आपको आपस में डिस्कशन नहीं करना, लगे पड़े हो आपस में, बिल्कुल नहीं। और जो लगा पड़ा वो समझ गया। केविएट एम्प्टर में मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, जनरल कंसेप्ट ये है कि गुड्स की क्वालिटी और गुड्स का फिटनेस, ये किसकी जिम्मेदारी होती है चेक करना? बायर की जिम्मेदारी। इफ बायर wrongly select unsuitable goods, then buyer will be liable, seller will not be liable। यहां पर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अप्लाई नहीं होती है, लेकिन while buying the goods, buyer told his requirement to the seller and then सेलर ने रॉन्गली गुड्स जो है वो दे दिया किसको? बायर को। अब यहां पर कौन जिम्मेदार? गलत क्वालिटी और गलत फिटनेस का गुड्स दे दिया उसने बायर को, कौन जिम्मेदार? ऑल वेल है बेटा, कोई दिक्कत? यस। क्वालिटी और फिटनेस, फिटनेस मीन्स गुड्स का, गुड्स फिट है मेरे पर्पस के लिए या नहीं, जो चाहिए वो। फिटनेस मीन्स, अब जैसे हमारी बॉडी फिटनेस मतलब हम हेल्दी है, मतलब कि गुड्स अच्छी क्वालिटी का, अच्छी हेल्थ, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जैसे ये एयर कंडीशन है, कौन बोल सकता है ये नया है या पुराना? कैसे पता लगा तुम्हें? तुम बहुत दिनों से आ रहे हो और उसको देख रहे हो, इसीलिए पता है तुम्हें। अब मान लो आज मैं एक एयर कंडीशन ऑर्डर करता हूं और एसी की कंपनी वाला अंदर पुरानी मशीन लगाए और ऊपर से बिल्कुल फ्रेश नई बॉडी लगाकर आपको बिल्कुल अच्छा स्टीकर स्टीकर चिपका कर दे दे, क्या आपको पता होगा? क्या यह बायर एग्जामिन कर सकता है? क्या आप कभी कोई एयर कंडीशन मोबाइल फोन वो अंदर से खोल के देखते हो उसका मदरबोर्ड फोन का अच्छा है या बुरा? तुम्हें तो नॉलेज भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, क्योंकि बायर ने साफ साफ बोला मुझे नया फोन चाहिए। बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, ठीक है? तो भाई कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस पर अप्लाई नहीं होता है इंप्लाइड कंडीशन, ये जिम्मेदारी बायर की। बट व्हेन बायर अपना पर्पस डिस्क्लोज कर देता है सेलर को, सेलर बेटे अब आप लाइबल, ठीक है? तो देखें और सुने। तो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में कह रहा है ऑर्डिनरीली, नॉर्मली देर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। कोई होती नहीं है
इम्प्लाइड कंडीशन, क्योंकि ये बायर की जिम्मेदारी है। However, the condition as to reasonable fitness of the goods for a particular purpose may be implied. If the buyer had made known to the seller, मतलब buyer ने seller को अपना purpose क्या कर दिया है, the purpose of his purchase, and relied upon the skill and judgment of the seller. एक बुक शॉप में गए, आपको अच्छी सी बुक चाहिए, आपको पता नहीं कौन सी लेनी है, आपने सेलर को अपना पर्पस बता दिया, अब सेलर ने एक बुक आपको दी, वो वाहियात बुक थी, आपने किसके स्किल पर काम किया, सेलर की, टू सेलेक्ट द बेस्ट गुड्स, एंड द सेलर हैज ऑर्डिनरीली बीन डीलिंग इन दोज गुड्स, सेलर नॉर्मली उन्हीं गुड्स में डील करता है। तो आप क्या समझोगे, जैसे हम लोग हैं 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब लोगों को क्या लगता है हमारे बारे में कि फाउंडेशन की लॉ अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप रिलाई कर सकते हो या नहीं, आप सर के ऊपर भी कर सकते हो, मैथ्स में भी करोगे, इको में भी करोगे, बिकॉज ऑल आर एक्सपीरियंस, सब जानते हैं कब कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आता है, पेपर नहीं पता हमें कौन सा पूछेगा, लेकिन हमें पैटर्न पता है, हमें पता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं, हमें पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, हमें पता है बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करनी होती है, बिकॉज हम एक्सपर्ट हैं, हम ऑर्डिनरी इसी काम में डील करते हैं। बोलो ओके। तो फिर द इम्प्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई इफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड अंडर ए ट्रेडमार्क, और अगर कोई गुड्स ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम में सोल्ड किया है तो इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। इम्प्लाइड कंडीशन तब भी एप्लीकेबल नहीं है जब बायर अपनी मर्जी से कोई गुड्स परचेज कर रहा है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस तभी एप्लीकेबल है जब बायर ने सेलर को अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया। बोलो ओके। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? देखो, बताने के लिए 2 मिनट का टॉपिक था, बट मैंने इसको प्रॉपर पूरे कंडीशन को बहुत डिटेल में बताने का प्रयास किया है। 7 नंबर में आपको यहां बार बार ओरली बोल रहा हूं, 7 नंबर आप पढ़ रहे हो आज की क्लास में, ठीक है? यस, this implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or a patent name. किसी ट्रेडमार्क और किसी पेटेंट नेम पर, जैसे कि कोई पेटेंट है, मैंने एक पेटेंट करवा रखा है। पेटेंट क्या करवा रखा है? पेटेंट समझते हो क्या है? मतलब कोई आविष्कार है, उसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और मैंने वो गुड्स आपको सोल्ड कर दिया। ऑल वेल। तो बहुत सिंपल सी बात यहां पर ये बता रहा है कि मैंने गुड्स आपको सोल्ड कर दिया, तो फिर आपका गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस चेक करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? बायर की। ये वही कह रहा है लाइन, ठीक है? कोई ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंगली बेचा तो भी आप ही की जिम्मेदारी है। ओके। देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेलर दैट द गुड्स shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them। मतलब जो गुड्स है वो रीजनेबली क्या होना चाहिए? जैसा बायर को चाहिए वो बायर के अकॉर्डिंगली गुड्स, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की जिम्मेदारी। ये सेलर की तरफ से इंप्लाइड कंडीशन है। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। अगर बायर ने सेलर को अपने पर्पस नहीं बताया तो सेलर कैसे उसको सही गुड्स प्रोवाइड करेगा? बोलो आया ना? आपको सेलर को, यानी कि बायर ने सेलर को अपना प्रॉपर पर्पस जो है वो डिस्क्लोज करके आ रहा है। द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। बायर सेलर की जजमेंट और स्किल पे भरोसा कर रहा है तो फिर सेलर ही लाइबल है। The goods must be of a description dealt in by the seller whether he be a manufacturer or not। मतलब कि सेलर जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली बायर एज्यूम कर रहा है, तो बायर क्या एज्यूम करेगा? इसकी क्वालिटी और फिटनेस एज पर द डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्वालिटी फिटनेस नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार? सेलर। In some cases, the purpose may be ascertained from the conduct of the parties or from the nature of the goods sold. Where the goods can be used for only one purpose, the buyer need not tell the seller the purpose for which he require the। मान लो कोई गुड्स है जो एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो वहां बायर को बताने की जरूरत नहीं है।
एग्जाम्पल, पंखा खरीदा है कभी? बताओ, पंखा किस लिए इस्तेमाल होता है? तो कोई बच्चा ये मत बोल रहा सर सुसाइड करने के लिए भी होता है। कोई बाहर ले गया, सुसाइड करना था, पंखा ले गया, वो चढ़ा, वो गिर गया पंखा, कहता कमजोर दिया है तुमने, मर नहीं पाया मैं, ब्रीच ऑफ कंडीशन है, एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, सैंपल गलत दे रहे हो, केस करूंगा तुम्हारे खिलाफ, फिर मरूंगा जीतने के बाद। जीत गया तो अब क्यों मरूं, पैसा ही तो चाहिए था, तभी तो मर रहा था। ऑल वेल, तो ये गड़बड़ है। पंखे का इस्तेमाल, जेन्युइन सी बात है, पंखा अच्छी हवा दे, ठंडी हवा दे, अच्छी हवा दे, ठंडी भी नहीं, जो हवा चल रही है वही देगा ना वो। ऑल वेल, तो वहां मैं पंखा लेने गया तो मेरे को नहीं बताना। हाँ, अब मान लो पंखे में अलग अलग कंपनीज होती है, तो मैं किसी कंपनी के बारे में पर्टिकुलरली बता दूंगा, जैसे उषा का पंखा, और भी दो तीन अच्छी अच्छी कंपनीज है ना, हेवल्स। चलो जी, एक काम करो, ये दो एग्जांपल्स हैं, आपको पढ़ने हैं दोनों एग्जांपल, फटाफट पढ़ो। पढ़ लिया जी? तो देखो जी, एग्जाम्पल 11 कहता है, ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी, ए डेंटिस्ट, बट द सेट वॉज नॉट फिट फॉर एज माउथ। बड़ा सा सेट ले आया वो, ए का छोटा सा मुंह है। ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम द रिफंड ऑफ प्राइस। It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not। अच्छा, दांतों का वो जो सेट हम फॉल्स ला रहे हैं, उसका क्या और पर्पस हो सकता है? हाथों के बीच में फंसाकर लोगों को काटूं? बोलो, कर सकते हो ऐसा? उसका एक ही पर्पस है कि वो मुंह में लगाना है। भाई थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, दांत नहीं है, क्या करें भाई? ऑल वेल, और वही आपने बड़े साइज का दे दिया, अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा, वो यहीं तक अटक गया बाहर से। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिफंड करना है नहीं करना? करोगे आप, बोलो ओके। दूसरा एग्जाम्पल, ए वेंट टू बी शॉप एंड आस्क फॉर अ मैरिट स्विंग मशीन, ये वो होती है सिलाई मशीन, है ना। बी गेव ए द सेम एंड ए पेड द प्राइस। A relied on the trademark of the machine rather than on the skill and judgment of the। जैसे आप एक पंखा लेने गए, आपने कहा उषा का फैन दे दो, उसने उषा का फैन दे दिया, ट्रेडमार्क पे लिया ना आपने, और ऊपर क्या बताया, ट्रेडमार्क और पेटेंट पे इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल, और वो उषा का फैन चला नहीं। अब आप दुकान वाले के पास है, जिस जो वो बेच रहा है, ये क्या बात है, क्या कंपनी है? बोलता भाई मेरी थोड़ी है कंपनी, मैं तो बीच का मीडिएटर हूं। हाँ, तो मुझसे पूछता, मैं बोलता कि ये उषा बेकार हो गई, किसी और के साथ निकल ली, आपको किसी और का फैन चाहिए, तो मैं बताता ना तुम्हें।
तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो तो फिर तुम्हारी गलती है। हाँ चलना चाहिए ना, तो उषा को केस करो ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो। अगर वो ये कहता मुझे बेस्ट क्वालिटी का फैन चाहिए और मैं 10-12 अलग अलग फैन बेचता हूं कंपनी के, मैं फिर उसमें से एक उठाकर आपको दूं, देन आई विल बी लाइबल। लेकिन आप आए, खुद ही से चूज किया, खुद ही चले गए। जैसे आप केक शॉप पे गए, भैया ये वाली पेस्ट्री दे दो, आपने खा ली, आप कहे भैया ये तो बहुत खराब है, तो भाई पूछ लेते मुझसे, मैं बताता ये खराब है सही है, आप अपनी मर्जी से ले रहे हो। जैसे होता नहीं है कभी, एक बार की बात है, हम लोग गए ये अपना गोवा, ठीक है, दोस्तों के साथ। तो गोवा में क्या था, एक ना पान पराठा होते हैं, लोग वैरायटीज ऑफ खाने में कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। भाई हम सारे दोस्त थे, तो वहां पर पराठे की दुकान थी, ब्रेकफास्ट में नॉर्थ इंडियन कोई बंदा होगा, हमें वहां नॉर्थ इंडियन मिल नहीं रहा था। वहां वही वड़ा पाव, ये पाव, इडली सांबर, इडली सांबर डोसा, जहां भी जाए भाई एक ही बात। मैंने क्या करे, तो कहीं देखा वही पराठे ही पराठे, मैंने कहा चल भाई नॉर्थ इंडिया, घुसते हैं अंदर। तो वहां देखा तो पान पराठा लिखा हुआ था, मैंने ऑर्डर कर दिया। पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम थी, इतना वाहियात पराठा, मेरे को पराठे से नफरत हो गई। 2-3 साल तक पराठा नहीं खाया उसके बाद में, इतना गंदा था। किसकी गलती है, मेरी गलती। अब हो सकता है जो लोग पान खाते हैं कॉन्टिन्यूसली, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो, मैं नहीं खाता, मेरे को नहीं लगा अच्छा, बेकार है भाई, सही है। तो एज ए जनरल रूल, अब हम जनरल रूल की बात करते हैं। बेटा जनरली, ये जो पूरा मैंने आपको कंक्लूजन दिया है, जनरली किसकी ड्यूटी है गुड्स को अच्छे से एग्जामिन करने की, बायर की। तो एज ए जनरल रूल, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स थ्रूली before he buys them, in order to satisfy himself that goods will be suitable for his purpose for which he is buying them. This is known as rule of caveat emptor, which means let the buyer beware. Let the buyer, आ गया समझ में? यस बेटे, फ्रॉड करा ना उसने, तो इसी के लिए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, सेक्शन 17, जहां आप गलत प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, उसी के लिए तो ये लॉज बने हुए हैं। देखो लॉ अच्छी सिचुएशन के लिए नहीं है, जब सब कुछ अच्छा है तो लॉ की आवश्यकता क्या है। सेलर भी बहुत अच्छा, बायर भी अच्छा, सेलर ने अच्छा गुड्स दिया, बायर ने पूरी पेमेंट दे दी, सब अच्छा अच्छा, तो काहे का फिर कानून की जरूरत। कानून की जरूरत इन्हीं सिचुएशन में होती है जहां एक बंदा कोई फ्रॉड करता है। बोलो ओके, चलो जी यस सर। अगला पॉइंट है गुड्स मर्चेंटेबिलिटी और होलसमनेस। पहले मैं आपको होलसमनेस बता देता हूं। 5 हो गए क्या, पहले पांचों के नाम पढ़ते हैं। कंडीशन एज टू टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी ऑफ द फिटनेस ऑफ द गुड्स। क्वालिटी और फिटनेस में जनरली जनरली इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती, बट व्हेन बायर टोल्ड हिज पर्पस टू द सेलर, देन इंप्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, वैसे छठा पॉइंट मर्चेंटेबिलिटी है, बट पहले होलसमनेस बता रहा हूं। होलसमनेस का मतलब होता है प्योर एंड हाइजेनिक। क्या मतलब होता है, प्योर और हाइजेनिक। तो जो गुड्स है वो गुड्स प्योर होना चाहिए और साथ में हाइजेनिक होना बहुत जरूरी। जैसे कि हम रोज सुबह दूध के पैकेट लेकर आते, हमारे घर में आते हैं, पहले हम मदर डेयरी जाया करते थे, वो डोलची लेकर, टोकन वाला। तो अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो शिफ्ट हो गए इसकी तरफ, पैकेट वाले की तरफ। तो पैकेट वाला आप दूध लेकर आते हो, आप क्या एज्यूम करते हो। अब इमेजिन करो सुबह सुबह एक परिवार के 7 लोग मर गए, सातों ने चाय पी थी,
एक बंदा बच गया अंतिम संस्कार के लिए क्योंकि वो लेट उठा था सो के। इमेजिन करो, खत्म परिवार। क्यों? दूध खराब था। देखो दुनिया में इससे गंदी और क्या मौत होगी कि किस वजह से मरे? दूध खराब था। चल सुनामी आई तो चल जेन्युइन है भाई, मर गए, सुनामी थी भाई, चल मरना तो था ही। भूकंप आया भारी वाला, चल कोई बात नहीं, यहाँ तो मौत लिखी थी, क्यों मरे? यमराज भी तुम्हें पता है गाली देगा इसलिए आए हो ऐसे हंसेगा हमारे ऊपर लेट के यमराज। तो इमेजिन करो। ऑल वेल। तो यार आप लोग ये जो, आपने कभी मतलब ऐसे सपने में भी सोचा है नॉर्मली जब आप चाय पी रहे हो तो कहीं मैं मर ना जाऊं? अभी भी नहीं सोचोगे? एक दो दिन तक की बात है, वो तो हमारी आदत होती है। जैसे मोमोज जो है, वो मोमोज कुत्ते के डेड बॉडी का बनता है, लेकिन फिर भी तो लोग खा ही रहे हैं ना। चंडीगढ़ में एक जगह पे छापा पड़ा तो उसके फ्रिज से कुत्ते के सर मिले, मरे हुए कुत्तों के, उसके मीट का वो मोमोज बनाते हैं। नहीं, वो सप्लाई दिल्ली में भी होता है, तो लोग तो खा ही रहे हैं, तो ज्यादा टाइम तक आप लोग याद नहीं रखते उन चीजों को। अरे सुनो ना, तो होलसमनेस मतलब आप जितने भी खाने पीने की चीजें लेकर आते हो, आप क्या एज्यूम करते हो? जैसे आपके फ्रिज में जैसे ही खोलोगे कि लाल सी बॉटल, या बॉटल नहीं होगा तो वो पुचकू होगा, केचप वाला। पुचकू सा नहीं होता, वो ढक्कन ऊपर लगा होता है, वो सस्ता पड़ता है थोड़ा, वो खोल के उसमें से निकालो, होता है ना टमाटो केचप। दूध आप लेकर आ रहे हो, क्या एज्यूम कर रहे हो? ये प्योर होगा, ये हाइजेनिक होगा। आए दिन टीवी अखबार में आता रहता है कि भाई उस ढाबे पे 30 लोगों ने खाना खाया, 30 के 30 हॉस्पिटल में बीमार हो गए। क्यों? खाना प्योर नहीं है, हाइजेनिक नहीं है। तो सर ये प्योर, आप अब बायर क्या एज्यूम करेगा? प्योर हाइजेनिक ही मिल रहा है ना उसको, चाहे वो कम पैसों का खरीद रहा है, तो वो कम पैसे के हिसाब से प्योर होना चाहिए। तो इन द केस ऑफ, आप कभी भी खाना ना मेन रेस्टोरेंट से खाना ही नहीं चाहिए। उधर ये रोड साइड ये नहीं होते कुलचे वाले, ये सब देते प्योर फ्रेश। रात को लाएंगे, सुबह सुबह सब्जी मंडी जाएंगे, लाएंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे, खत्म। और रेस्टोरेंटों में फ्रिजों में पड़ा रहता कई कई दिनों का। चलो, इन द केस ऑफ ईटेबल एंड प्रोविजंस इन एडिशन टू द इम्प्लाइज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, देयर इज अनदर इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी होलसम। तो वही दूध वाला यहां पर देखो, मर गया एक बंदा। देखो, ए सप्लाइड एफ विद मिल्क, द मिल्क कंटेन टाइफाइड जर्म्स। एफ की वाइफ जो है वो मर गई। चलो एफ को तो सही लगा, लेकिन समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब क्या करें? मतलब गलत हो गया ना। तो दिस इज ब्रीच ऑफ। एरोप्लेन जो हादसा हुआ उसमें 1-1 करोड़ रुपए मिले, तो क्यों मिले? बंदा तो मर गया। या ट्रेन हादसे में 5 लाख मिल जाते हैं आप लोगों को, अब क्या करें? अब डेड बॉडी तो वापस नहीं दे, डेड बॉडी दे सकते हैं, इंसान तो नहीं उठा सकते। इमोशनल आपको हम नहीं सेट कर सकते, बट फाइनेंशियल कर सकते हैं। सही है? अब मान लो एफ खुद मर जाता और वाइफ होती वहां, और वाइफ हाउस मेकर थी, एक उसका बच्चा है 3 साल का, अभी तक अच्छी लाइफ जी रहे थे, अचानक से सब कुछ सिस्टम ही चेंज हो गया, तो वहां वो फाइनेंस कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। ऑल वेल। तो ये हो गया हमारा होलसमनेस, एंड द लास्ट वन इज मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मतलब सर जिस चीज के लिए मंगा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक बहुत अच्छा माइक मंगाया, मान लो, ठीक है, ये माइक है, ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, मान लो बहुत अच्छा मंगाया, दिखने में भी बड़ा सॉलिड लग रहा है, अच्छा सा, लेकिन उस माइक से जब मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरी अच्छी आवाज नहीं है, बहुत फटी फटी सी आवाज आ रही है, या अच्छी तरीके से वो माइक कैच नहीं कर रहा, तो बताओ क्या करूं इसका मैं? ये मैंने क्यों लिया? इससे मैं क्या कैच कैच खेलूं, या मेरे को अच्छा लगता है लगा के रखना? ये मेरे लिए यूज किस लिए? कि मैं मेरी क्लास ले लूं, मेरे को कुछ बताना और रिकॉर्डिंग मेरी हो जाए क्लास की, और ये उसी चीज में काम नहीं आ रहा। जैसे आपने फ्रिज खरीदा, बस पानी ठंडा नहीं करता, बाकी सब ठीक है।
तो फ्रिज क्यों खरीदा? लाश रखनी है उसमें। आजकल लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे? आजकल लोग इसका वेट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना जी। आजकल हनीमून पे भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ में जा रहे हैं। बड़ी समस्या हो गई जीवन में, है ना। डर लगने लगा लड़कियों से। तो बेटा मैं तो ज्यादा डरूंगा ना, मैं तो बहस भी नहीं करता अपनी वाइफ से। वो कहती है गलत है, मतलब बिल्कुल गलत है। वो कहती है नहीं गलत है ही नहीं, मैं कहा है ही नहीं, जो है सही है। और आजकल मुझे मेरी बीवी देवी लगने लगी है, जिस हिसाब से मैं न्यूज सुनता हूँ। मैं तो मन कर दिन में 7 बार उसके ऐसे ऐसे करूं, भाई बहुत अच्छी महिला है तू, कम से कम जिंदा तो है हम, है ना जी। कभी कभी डांट वाट भी देती है तो अच्छा लगता है, पहले बुरा लगता था, अब अच्छा लगता है, चल इतने तक सीमित है। कहीं कॉफी में मिला के दे दे कुछ सफेद पाउडर, और पढ़ाते पढ़ाते मुंह से झाग निकले, तो ये थोड़ा बुरा हो जाएगा। लाइव मर गया एक टीचर। थैंक यू यार। ठीक है, चलो अगली बात कर। तो कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी मींस फिट फॉर द पर्पस, कि सर आपके जो पर्पस है उस पर्पस के लिए फिट होना चाहिए प्रोडक्ट। फ्रिज खरीदा है तो वो ठंडा करना चाहिए। टीवी खरीदा, सोचो बस चल नहीं रहा, बाकी सब ठीक है। एसी है बस चल नहीं, ठंडा हवा नहीं देगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है, अमीर हूं मैं, एसी है मेरे पास, है ना जी। तो फिट फॉर द पर्पस, जो भी चीज आप परचेज करते हैं वो आपके पर्पस के लिए फिट होना चाहिए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि इफ अ पर्सन ऑर्डर मोटर हॉर्न फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न्स एंड द हॉर्न सप्लाइड आर स्क्रैच एंड डैमेज ओइंग टू बैड पैकिंग, उल्टी सीधी पैकिंग कर दी और वो डैमेज हो गया। मैंने कोई ऑनलाइन होम अप्लायंस मंगाया, उसने पैकिंग गलत कर दी, वो टूट गया, तो मैं टूटा हुआ रखूंगा क्या? उसको वापस करूंगा। एग्जाम्पल, ए बॉट अ ब्लैक वेलवेट क्लोथ फ्रॉम सी एंड फाउंड इट टू बी डैमेज बाय व्हाइट आंट्स। सफेद चींटियां जो हैं उन्होंने वेलवेट को, वेलवेट में बहुत वो चींटी लगती है, हेल्ड द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी वाज ब्रोकन। क्या करूं मैं इस वेलवेट के कपड़े का, है ना जी। तो इसको पढ़ते हैं, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी को, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन अ गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, चाहे उसने वो मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है या नहीं किया, इंप्लाइड कंडीशन है गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। ओके, तो देर आर टू रिक्वायरमेंट फॉर दिस कंडीशन टू अप्लाई। सबसे पहला, गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन एंड द सेलर शुड बी ए डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। और प्रोवाइडेड दैट बायर अगर गुड्स को एग्जामिन कर चुका है तो फिर क्वालिटी और फिटनेस आ जाएगा, फिर मर्चेंटेबिलिटी नहीं आएगा। खुद तूने एग्जामिन किया, अच्छा है बुरा है करके ले गया और चला नहीं, तो किसकी गलती है? जैसे दुकान में तुम बल्ब लेने जाओ तो पहले चेक करवाते, उनके पास एक बल्ब का वो लगा रहता देखने के, लगा देखो भैया दिख रहा है, जल रहा है, ओके ले जाओ। अब आप घर जाके मान लो आपका बल्ब नहीं जला तो वो वापस नहीं होगा। समझ गए? क्लियर है? तो दिस इज आवर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। तो ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा जी? एक रिवीजन कर लेते हैं 2-3 मिनट की, फास्ट फॉरवर्ड। अगली क्लास में ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 मैंने आपको बताया स्टिपुलेशन क्या होता है। सेलर बायर को गुड्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट बायर के लिए बहुत जरूरी है तो एसेंशियल हो जाएगा, जरूरी नहीं है तो कोलेट्रल होगा। एसेंशियल को कंडीशन बोलेंगे, कोलेट्रल को वारंटी बोलेंगे। यहां तक ओके था? फिर हमने अगली बात करी, भाई वारंटी अगर ब्रीच करता है सेलर तो बायर पे कितने अधिकार हैं? 4 अधिकार। राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर डैमेज। और इसी के अलावा वारंटी की अगर बात करता हूं तो सिर्फ डैमेज से ही काम चल सकता है। क्या कंडीशन को वारंटी मान लोगे? जी हाँ। ए और बी पॉइंट वॉलेंट्री है और सी और डी क्या है? कंपल्सरी। मतलब एक कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं, मतलब मेरे पास अधिकार 4 है, मैं एक ही का यूज करूंगा। ऑल वेल था। कंडीशन 2 टाइप की है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस नहीं पढ़ना, इम्प्लाइड कंडीशन 7 पॉइंट। कंडीशन एज टू टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन,
सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, इस पर केवीएट एम्प्टर की वजह से इम्प्लाइड कंडीशन जनरली एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन जब बायर ने अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया देन एप्लीकेबल होगी। ऑल वेल, मर्चेंटेबिलिटी एंड होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स। ऑल वेल, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।